नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं। नैरेटिव वॉरफेयर यानी धारणाओं का युद्ध। मॉडर्न टाइम में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर या मैदानों में नहीं लड़े जाते, बल्कि ये सीधे लोगों के दिमाग, उनके विचारों और पब्लिक परसेप्शन के लेवल पे लड़े जा रहे हैं। आज हम इसी सोर्स मटेरियल को डिकोड करेंगे कि कैसे कोई देश जमीन पर युद्ध जीतने के बावजूद नैरेटिव की जंग हार सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम नैरेटिव वॉर के पैराडॉक्स से अपनी बात शुरू करेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर और ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन की टैक्टिक्स को समझेंगे, इसके बाद यूरेनियम एनरिचमेंट के पीछे का सच और फाइनली नैरेटिव जीतने की स्ट्रेटजीज के साथ इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, नैरेटिव युद्ध का विरोधाभास या कहें पैराडॉक्स। सोर्स में एक बहुत ही गजब का पैराडॉक्स हाईलाइट किया गया है। आप सोचिए, ये पूरी तरह से मुमकिन है कि कोई मिलिट्री जमीन पर अपने सारे सामरिक टारगेट अचीव कर ले, यानी वो फिजिकली तो जीत गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपने दुश्मन से पब्लिक परसेप्शन और मीडिया की जंग बुरी तरह हार जाएं। हारने वाला पक्ष भी अगर अपनी हार को जीत की तरह पेश करने में कामयाब हो गया तो समझ लीजिए उन्होंने नैरेटिव की जंग जीत ली। सेक्शन 2, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टैक्टिक्स। अब सवाल ये है कि ये सब किया कैसे जाता है। सोर्स का एनालिसिस बताता है कि कैसे ऑल्टरनेट रियलिटीज गढ़ी जाती हैं। जरा इस दावे पर गौर करें। जब भी कोई मिलिट्री हार का सामना करती है तो कई बार उस हार को छुपाने के लिए उसे एक धार्मिक जीत का रंग दे दिया जाता है। ये दावा करना कि युद्ध में अलौकिक शक्तियों या जिन्नों ने उनका साथ दिया, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन पब्लिक के बिलीफ सिस्टम पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। और बात सिर्फ कहानियों तक नहीं रुकती। फेक चीजों को बाकायदा हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर क्रैश हुए राफेल जेट्स की झूठी तस्वीरें फैलाना, या फिर जरा सोचिए सन 1350 का कोई फर्जी ऐतिहासिक बीकानेर ड्राइविंग लाइसेंस वायरल कर देना। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि बेसिक फैक्ट चेकिंग को बाईपास करके एक झूठा लेकिन मजबूत नैरेटिव सेट किया जा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन प्लेबुक। दुनिया की बड़ी महाशक्तियां इसे कैसे इस्तेमाल करती हैं, आइए देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये सच में आंखें खोलने वाली है। सोर्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन के तहत ध्यान भटकाने का एक पूरा पैटर्न नजर आता है। जब घरेलू स्तर पर पॉलिटिकल दबाव बढ़ता है, जैसे कि कुछ विवादास्पद फाइलें लीक हो गईं, तो बस कुछ ही दिनों में जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूएफओज यानी एलियंस की फाइलें पब्लिक कर दी जाती हैं। और जब वो चर्चा ठंडी होने लगे तो फोकस ईरान जैसे किसी विदेशी मुद्दे पर शिफ्ट कर दिया जाता है, एकदम कैलकुलेटेड। इसी का एक बहुत ही सटीक और चौंकाने वाला उदाहरण है ये नंबर 13.5। ये वो 13.5 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है जिसे वेनेजुएला के एक रिएक्टर से निकाला गया था। इस पूरे ऑपरेशन को यूके और IAEA के साथ मिलकर अंजाम दिया गया और इसे मीडिया में बहुत जोर शोर से प्रमोट किया गया ताकि पब्लिक का ध्यान वहीं अटका रहे। इस एनालिसिस ने इसे एक बहुत ही बढ़िया नाम दिया है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने की रणनीति, बिल्कुल एक बंदर की तरह। ये एक सोची समझी टैक्टिक है। जनता का फोकस लगातार एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर भटकाते रहो ताकि उन्हें असल स्ट्रेटेजिक गोल्स कभी समझ ही ना आए। अब चूंकि वेनेजुएला के यूरेनियम का जिक्र हुआ ही है, तो सेक्शन 4 में इसके साइंस को थोड़ा डिकोड करते हैं। ये टेबल चीजों को एकदम क्लियर कर देती है। देखिए, थर्मल पावर प्लांट चलाने के लिए सिर्फ 3 से 5% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, लेकिन एक एक्चुअल न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको 90% से ज्यादा वेपन ग्रेड यूरेनियम की जरूरत होती है। तो बात यह है कि सिर्फ यूरेनियम शब्द सुनकर जो खौफ पैदा किया जाता है, उसके पीछे की हकीकत और हथियार बनाने की असल कॉम्प्लेक्सिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अब सवाल उठता है कि इस नैरेटिव की जंग को जीता कैसे जाए। आइए सेक्शन 5 की तरफ रुख करते हैं। सोर्स साफ कहता है कि इस जंग में सिर्फ मिलिट्री पावर काफी नहीं है, आपको 3 लेवल्स पर अपग्रेड करना ही होगा, टेक्निकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सटीक स्ट्राइक्स की जानकारी सही तरीके से कम्युनिकेट होनी चाहिए और सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ फैल रही है उसे फौरन रेगुलेट करना बेहद जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? कोई भ्रामक चालें नहीं, बल्कि पूर्ण और वेरिफिकेशन के लायक सत्य। मतलब अगर आपको ग्लोबल लेवल पर अनब्रेकेबल ट्रस्ट बनाना है तो लोगों के फोन और उनके दिमाग तक बिना किसी मिलावट के बिल्कुल सटीक फैक्ट्स पहुंचाने होंगे। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इन मॉडर्न डिजिटल खतरों को एक बहुत ही प्राचीन चश्मे से देखेंगे। सोर्स में चाणक्य के 4 स्तरीय खतरे के मॉडल का जिक्र किया गया है, जो आज भी एकदम सटीक बैठता है। खतरे सिर्फ बाहरी या आंतरिक नहीं होते,
छिपे हुए और उभरते हुए खतरे भी उतने ही खतरनाक हैं। आज की इस 21वीं सदी में इन छिपे हुए खतरों को पहचानना और डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना ही असल साइंस है। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, आज के इस मॉडर्न डिजिटल दौर में जहां परसेप्शंस को इतनी आसानी से घड़ा और मैनिपुलेट किया जा सकता है, वहां सच कैसे जिंदा रहेगा? इस फेक न्यूज़ की दुनिया में मीडिया लिटरेसी की अहमियत शायद अब पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?